हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 3 अक्टूबर 2025 है और कल हालांकि दशहरा था तो ज़्यादा न्यूज आर्टिकल आया नहीं था, हिंदू भी नहीं आया था, तो इसलिए क्वेश्चंस आज यहाँ पे टॉपिक कम है। 5 से 6 टॉपिक ही मिले हैं जिसमें से 10 एमसीक्यूज बने हैं, तो एक दो एमसीक्यू एक ही टॉपिक से आज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, उसका डेप्थ एनालिसिस हो जाएगा। अगर 5 टॉपिक से 10 एमसीक्यू हो तो पांचों टॉपिक को हम डीपली समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे यूपीएससी का जो भी एनिवर्सरी मनाई गई हो तो उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या था। इसके अलावा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ईएफटीए की बात हो रही है उसके बारे में समझेंगे, एफटीए के बारे में समझेंगे। इसके अलावा जो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है एनएसए के अंतर्गत, तो एनएसए क्या होता है, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल हम काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पे समझने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज के पहला एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया ईएफटीए। इंडिया ईएफटीए इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। बेसिकली क्या हुआ है अभी मार्च 2024 से एक जो ईएफटीए की बात हो रही थी, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, उसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। कब से लागू किया जाएगा? 1 अक्टूबर 2025 से उसे लागू किया जाएगा। अब इसे लागू किया जा रहा है तो किन देशों के बाद ये समझौता हुआ है? तो भारत का किसके साथ हुआ है? अगर आप देखो, स्विट्जरलैंड है ना, इसके अलावा नॉर्वे के अलावा कौन सा? आइसलैंड और कौन सा? लिक्टेनस्टीन, ठीक है, लिक्टेनस्टीन के साथ। तो 4 देशों के साथ ये समझौता हो रहा है। ये बात हो गई। दूसरा, अब इसमें क्या हो रहा है, क्या इसमें एमसीक्यू, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इंडिया ईएफटीए ऑल्सो का टीएपीए। टीएपीए क्यों बोला जा रहा है इसे? क्योंकि ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा बोला जा रहा है। कैम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अक्टूबर 2025। द एफटीए provides 100% मार्केट एक्सेस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू ईएफटीए नेशन। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का जो कृषि उत्पाद है उनमें 100% पूरे बाजार में एक्सेस भारत को मिलने वाली है कृषि उत्पादों को। तीसरा, ईएफटीए कंट्रीज हैव कमिटेड $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया ओवरऑल 15 ईयर्स। तो ईएफटीए जो देश हैं उन्होंने कहा है कि वो $100 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट करेंगे। कितने साल में? 15 सालों में। अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे एमसीक्यू बना, अब इसमें कौन सा सही कौन सा गलत आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसमें अगर आप दूसरा गलत है, यहाँ पे जो बात ये हो रही है ना कि एग्रीकल्चर का जो मार्केट है उसको 100% की जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ये गलत है। ऐसा नहीं है। जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं इसके अलावा, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, उनके लिए अगर आप देखोगे 100% मार्केट एक्सेस हुई है, ना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। तो ये बात यहाँ पे दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात तो इसके काफ़ी टाइम से चल रही थी। अब इस तरह से अगर आप देखें तो भारत ने कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं, जैसे अगर आप देखो यूएई के साथ भी किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किए हैं, ठीक है। और लेकिन अब इनका क्या अपना अपना फ़ायदा नुकसान है, ये आपको हो सकता है पता हो नहीं पता हो। चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं कि आखिर ये भारत को फ़ायदे से क्या होने है। तो भारत को पहली बात ये मार्केट एक्सेस मिलेगा 90%। अगर आप देखोगे फ्री एक्सेस हमें हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड हो रहा है तो इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगी। एग्रीकल्चर गेंस भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी होगा। कंसर्न के क्या रहता है कि ट्रेड डेफिसिट हो जाता है इससे, कि व्यापार घाटा देखने को मिलता है कभी कभी। जैसे आसियान के साथ हमने किया तो आसियान के साथ हमें व्यापार घाटा देखने को मिलता है $44 बिलियन का। फिर लिमिटेड डेवलपमेंट मार्केट एक्सेस हो जाता है, पता चले छोटे मोटे देश है, चाइना से वहाँ गया, वहाँ से भारत सामान आ गया। तो इससे क्या हो जाता है ना कि जो ओरिजिन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता कि कहाँ का सामान आया है भारत में। कभी कभी जैसे हमने ताइवान के साथ समझौता कर रखा है तो भारत चाइना का सामान ताइवान गया, ताइवान से भारत आ गया। तो इस तरह की समस्या क्या होती है, समस्या देखने को मिलती है। फिर डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन होता है बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये सारा इशू होता है एफटीए में, लेकिन ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे समझौता किया गया जिससे भारत का व्यापार वृद्धि बढ़े। कभी कभी व्यापार बढ़ता भी है, जैसे हमने यूएई के साथ किया तो 12 से 13% व्यापार हमारा बढ़ा था। अब अगला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत का मुक्त व्यापार समझौते के बारे में यहाँ पे आपको सही कथन बताने हैं। दे हेल्प एक्सपेंड मार्केट एक्सेस एंड रिड्यूस टैरिफ। तो ये बाजार के निर्यात को बढ़ाते हैं, टैरिफ को कम करते हैं, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा, एफटीए इंश्योर दैट इंडिया नेवर फेस ट्रेड डेफिसिट विद पार्टनर कंट्रीज। एफटीए सुनिश्चित करते हैं भारत किसी भी एफटीए साझेदार के साथ व्यापार घाटा ना हो। अब ऐसा क्या होता है कि एफटीए हमने किया तो व्यापार घाटा ना हो सकता है व्यापार घाटा हो, जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया ने इसके साथ व्यापार आसियान के साथ एफटीए किया है। अब आसियान के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है $44 बिलियन का।
तो व्यापार घाटा तो हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं ना वो व्यापार घाटा कम कर देते हैं, व्यापार घाटा कभी भी बढ़ भी जाता है, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट है, दे इनेबल इंडिया एसएमईज टू इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। ये क्या करते हैं, भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है उसको ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ते हैं। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। जाहिर सी बात है कि क्या होता है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो हमारा सामान वहाँ पे जाएगा बिना रोक टोक के, तो इससे क्या होगा, जो एसएमईज का सेक्टर तो बढ़ेगा, लेकिन फिर ओवरऑल डिपेंड ये करता है कहाँ का हमारा सामान अच्छा बन रहा है, कहाँ का सामान कम प्राइस में बन रहा है, उसी का फिर ओवरऑल रूल करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, B1 and 3 ओनली, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सोनम वांगचुक जी को अभी गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद यहाँ पे मुद्दा आ गया कि आखिर एनएसए क्यों क्या है ना, ये सारा मामला सामने आ गया। अब अगर आपने देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में आपने सुना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसके बारे में अगर देखो तो इसका हिस्टोरिकल एक अपनी हिस्ट्री रही है। जैसे अगर आप देखें रिसेंट में क्या होगा, 1980 का एक्ट भारत में लागू होता है, तो 1980 में भारत में एक्ट आया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए एक्ट, जो अलाउ करता है कि कोई भी अगर ऐसा काम हो रहा है जो कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो सकता है या इससे चैलेंज क्रिएट हो सकता है, तो बिना किसी अपराध किए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है, अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लॉज इसमें यहाँ पे होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। आर्टिकल 22 में भी बात होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन की फंडामेंटल राइट में, कि अगर हम बात करें आर्टिकल 22 क्या करता है, प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है उसको अलाउ करता है कि हाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, ए पर्सन कैन बी डिटेन अप टू 3 मंथ, तो 3 मंथ के लिए किसी को डिटेन किया जा सकता है। उसके बाद अगर देखें तो आगे बढ़ाना है तो एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, जो हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनेगा, वो भी बताएगा कि आगे में कितना बढ़ा सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसके अंतर्गत प्रावधान होता है। अब इस तरह से बहुत सारे कानून, जैसे यूएपीए के बारे में आपने सुना होगा, यूएपीए के बारे में आपने सुना होगा, इसके अंतर्गत भी हो जाता है, जो 1967 में बना था। फिर आपने कॉफी पोसा का नाम सुने होगा, जो 1974 में बना था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कानून बने, कुछ मामले भी सुप्रीम कोर्ट में है, जैसे रेखा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला आया था, अनुष्का चंद्र प्रसाद का प्रधान का मामला आया था, तो बहुत सारे मामले भी है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी अप्लाइड टू द इंडिविजुअल टू प्रिवेंट फ्यूचर थ्रेट इन पब्लिक ऑर्डर, तो लोक व्यवस्था में फ्यूचर थ्रेट हो जाएगा, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिट परमिट प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब दो टाइप का डिटेंशन होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव। तो प्यूनिटिव में क्या होता है, अपराध के बाद डिटेन किया जाता है, और प्रिवेंटिव में पहले कर लिया जाता है। तो भारत का जो संविधान है आर्टिकल 22 करता है अलाउ। प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन ओनली बी इम्पोज आफ्टर द पर्सन हैज बीन कमिटेड, ये तो प्यूनिटिव डिटेंशन हो जाएगा। अगर किसी ने अपराध कर दिया उसके बाद गिरफ्तारी तो प्यूनिटिव है। प्रिवेंटिव क्या पहले ही गिरफ्तारी हो जाए, तो 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहे हैं एनएसए एक्ट 1980 के बारे में, कि एनएसए अलाउ करता है डिटेंशन को ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू 12 मंथ विदाउट रिव्यू के 12 मंथ तक उसे रखा जा सकता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करेगा अंडर एनएसए मस्ट बी कंडक्टेड बाय जज ऑफ हाई कोर्ट। तो एनएसए का जो एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें हाई कोर्ट के जज होंगे अध्यक्ष, वो एडवाइज करेगा, उसके बाद ही 3 महीने से आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। यह बात भी यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि भाई अगर ऐसा थोड़ी कि लंबे समय तक रखा जा सकता है, 3 महीने के बाद अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे प्रॉपरली कानून होगा। अब ये लाया क्यों गया था, भारत में जो नेशनल मूवमेंट हो रहा था उसको दबाने के लिए लाया गया था। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सब पे ये एनएसए लगाया जा चुका है उस टाइम पे, मतलब आज़ादी के पहले। बाद में इसे भारत की सुरक्षा के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था 1980 के एक्ट के द्वारा। द डिटेन कैन नॉट चैलेंज द डिटेंशन ऑर्डर अंडर द एनी सर्कमस्टेंसेस। हिरासत में ले गए व्यक्ति की परिस्थिति किसी परिस्थिति में न्यायालय को चुनौती नहीं दे सकता है। ये बात तो यहाँ पे एकदम इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें जो अधिकतम हिरासत है वही 12 महीने की है, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे आपको याद रखना। 3 महीने के बाद भी अगर एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो उसको रिहा कर दिया जाता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, वो आदेश के खिलाफ चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और आर्टिकल है, अगर आपने देखा हो अनुच्छेद 355, वो भी कहीं ना कहीं ये बात करता है कि अगर बाह्य आक्रमण हो रहा है या इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, तो सरकार इस तरह कुछ काम कर सकती है, कुछ प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी ने 100th अपनी एनिवर्सरी मनाई है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो बनेंगे ही, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आखिर यूपीएससी के बारे में क्या स्टेटमेंट बन रहा है कि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैब्लिश किया गया था आर्टिकल 315 के अंतर्गत। ये बात यहाँ पे सही है, इनकरेक्ट आपको बताना है। दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तीसरा, मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन रीअपॉइंट आफ्टर कंपटीशन देयर टर्म्स वंस। यूपीएससी के सदस्य अपनी अवधि पूरी करने के बाद पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं। अब ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। अब अगर आपने देखा हो यूपीएससी के बारे में, आपने सुना होगा यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन सबसे पहले जो अनुच्छेद 1919 आया था भारतीय इतिहास में, उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको बोला गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला गया था। उसमें ये प्रावधान था कि सिविल सर्विस कमीशन भारत में होना चाहिए। फिर अगर आप देखो ली कमीशन बनता है,
ली कमीशन बनता, ली आयोग बनता 1924 में। उसने सिफारिश करी कि उसके बाद 1 अक्टूबर के आसपास 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसके पहले जो प्रेसिडेंट थे सर रॉस बार्कर थे। ठीक है, बाद में अगर आप देखोगे तो 1935 का एक्ट आता है, उसमें इसे यूपीएससी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पहले पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाता है। फिर 1950 के बाद इसको एक्सटेंड किया जाता है, ये भी आपको पता है। अब भारत में प्रेजेंट में अगर आप देखो तो आर्टिकल 315 से लेके 323 तक का जो प्रावधान है वो किसके बारे में बात कर रहा है, लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहा है। भाग 14 है संविधान का, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, अध्याय 2। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहा है। अब आर्टिकल में क्या मेंशन, जैसे 315 में बताएगा कि इसका रिमूवल कैसे होगा, सस्पेंशन कैसे होगा, है ना, यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोनों के बारे में यहाँ पे है। इसके अलावा आर्टिकल 319 बोलता है कि ये बाहर कोई ऑफिस या कोई अदर काम नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बात करता है। तो ये तो सारी बात यहाँ पे हो गई। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही माने जाएंगे, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर आई थिंक इसमें 1 और 2 ओनली हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे प्रोविजंस भी ऑलरेडी दिए गए हैं, जैसे 315 है, 316 है। अगर आप गूगल करते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। रीअपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, ये यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि एनी पर्सन जो है ना उसको, एनी पर्सन हु हैज वंस हेल्ड द ऑफिस एज ए मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ दिस ऑफिस। तो कोई भी अगर व्यक्ति, अगर आप देखेंगे ना, कोई मेंबर रह चुका है किसमें, लोक सेवा आयोग में, मतलब क्या, सिंपल भाषा में अगर आप समझो तो कोई भी व्यक्ति लोक सेवा आयोग, कोई भी सदस्य भारत के, अगर आप देखो कोई भी व्यक्ति एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर रह चुका है, उस पद पर पुनर्नियुक्ति उसकी नहीं होगी। वो चेयरमैन बन सकता है ना, लेकिन वह पुनः सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। हटाया कैसे जाएगा, तो हटाया यूपीएससी को जाएगा। चेयरमैन को अगर वो दिवालिया हो गया अपने कार्यकाल में, कोई और काम में संलग्न हो, कोई और व्यापार कर रहा हो, ठीक है, या राष्ट्रपति की राय में अगर उसको देखें तो शारीरिक दुर्बलता हो गई हो, तो इस तरह से इनकैपेसिटी कैपेबिलिटी के आधार पर भी इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही सेम प्रोविजन आपको राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में मिलेगी। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्यपाल के पास शक्तियाँ हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हटाने के अधिकार यहाँ पे केवल राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मतलब क्या, स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उसको राज्यपाल अपॉइंट करता है, लेकिन हटाता कौन है, प्रेसिडेंट हटाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसपीएससी, स्टेट पीसीएससी के बारे में यहाँ पे बताना है। एसपीएससी आर पैरेलल बॉडी यूपीएससी फंक्शन अंडर द आर्टिकल 315 to 323। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। एसपीएससी भी यूपीएससी की तरह राज्य के लिए काम करता है। रिक्रूटमेंट बाय एसपीएससी मेड बाय द यूपीएससी फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और राज्य प्रशासनिक सेवा की भर्ती यूपीएससी द्वारा की जाती है। ये तो स्टेटमेंट गलत है ना भाई, वो स्टेट पीसीएस द्वारा की जाएगी राज्य के प्रशासन की भर्ती। द फंक्शन ऑफ पावर एसपीएससी आर आइडेंटियल। एसपीएससी कार्य शक्ति यूपीएससी समान है, समान नहीं है, वैसे तो समान है लेकिन अलग अलग उनकी अलग कैपेसिटी, यूपीएससी की कैपेसिटी अलग है, एसपीएससी की अलग है। तो तीसरा दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। अब पेमेंट रेगुलेशन, ये जो बोर्ड है उसको स्टैब्लिश किया गया है रिसेंटली, तो क्या है काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था। अब जो मामला क्या है कि अगर आपने सुना हो, इसके पहले आरबीआई में एक पहले बॉडी हुआ करती थी, उसको क्या बोला जाता था, उसका एक नाम था, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, खैर अभी याद आता तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऑप्शन देखिए, पीआरबी इज चेयर्ड बाय द आरबीआई गवर्नर एंड 6 मेंबर। जो अभी बॉडी बनी है उसके आरबीआई गवर्नर होंगे, इसमें 6 सदस्य होंगे। दूसरा, पीआरबी रिप्लेस करेगा बोर्ड ऑफ रेगुलेशन सुपरविजन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये है बीपीएसएस को रिप्लेस करेगा कौन सा, पेमेंट रेगुलेशनरी बोर्ड। ठीक है, तीसरा, डिसीजन ऑफ पीआरबी आर टेकन यूनियनमसली इन केस ऑफ टाई आरबीआई गवर्नर है द कास्टिंग वोट। अब पीआरबी के निर्णय सब सम्मति पर होंगे, टाई होने पर आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है। अब देखो अभी क्या हो रहा है ना कि जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, पेमेंट सेटलमेंट पीएसएसए एक्ट है 2007, उसके अंतर्गत क्या हो रहा है, यहाँ पे इस बॉडी को बनाया जा रहा है, किसको, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को। अब इसमें कौन मेंबर होंगे, तो एक तो आरबीआई गवर्नर हो गए, आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो अगर आप देखो तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चेयर किया जाएगा आरबीआई गवर्नर के द्वारा, और भी सदस्य इसमें होंगे। जैसे 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे इसके आरबीआई के होंगे, आरबीआई के 2 रिप्रेजेंटेटिव होगी, और 3 रिप्रेजेंटेटिव किसके होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे। ठीक है, जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर आप बात करें ना तो यहाँ पे जो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि ये रिप्लेस करता है इस एक्ट को, पुराने व्यवस्था को। तीसरा यहाँ पर देखो तो सिर्फ गवर्नर के पास नहीं, डिप्टी गवर्नर के पास भी यहाँ पे वोट्स होते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में सिर्फ गवर्नर के बारे में बात हो रही है ना, तो ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे इस क्लियरली मेंशन है कि डिसीजन आर बाय मेजोरिटी वोट ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन केस ऑफ टाई चेयरमैन और डिप्टी गवर्नर कैन सेकंड हाफ कास्टिंग वोट। तो
यहाँ पे डिप्टी गवर्नर भी कास्टिंग वोट कर सकता है और गवर्नर भी कर सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे लाइसेंसिंग एंड ओवरसाइट पेमेंट ऑपरेशन सच एज एनपीसीआई एंड कार्ड नेटवर्क, एनपीसीआई कार्ड नेटवर्क जैसे भुगतान की लाइसेंसिंग जारी करेगा पीआरबी। दूसरा, डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग लेंडिंग पॉलिसीज, वाणिज्यिक भुगतान बैंकों की डायरेक्ट लेंडिंग करेगा। तीसरा, रिपोर्टिंग ऑफ मॉनिटरिंग पेमेंट सिस्टम अंडर 2007 वाला जो एक्ट है सेटलमेंट उसमें, तो ये क्या करेगा, उसके तहत निगरानी करेगा। तो पहला तीसरा तो करेक्ट है, लेकिन जो यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट रेगुलेशन करेगा कॉमर्शियल बैंक की लेंडिंग पॉलिसी, ऐसा बात नहीं है यहाँ पे। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिजिट सॉलिडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो सक्सेसफुली एरिड रीजन में, डिजर्ट में, वेस्टर्न जो राजस्थान का रीजन है उसमें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी मेथड होती है जो क्या करती है, बैरन जो डिजर्ट होता है उनमें सॉइल लाइक मटेरियल कैपेसिटी क्या करती है, डेवलप करती है। ठीक है, इट कन्वर्ट बैरन डिजर्ट इनटू सैंड इनटू सॉइल लाइक मटेरियल कैपेबल ऑफ सपोर्ट क्रॉप्स। तो यह बात यहाँ पे करेक्ट है, भूमि जैसी संरचना में परिवर्तित कर सकती है सॉइल डिजर्ट सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा, इट यूजर पॉलीमर एंड बायो फॉर्मुलेशन इंप्रूव वाटर रिटेंशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, यह पानी की धारण क्षमता मिट्टी की संरचना में सुधारते हैं। ये बात एकदम करेक्ट है, तभी तो क्या होगा, तभी तो बीज यहाँ पे निकलेगा एरिड रीजन में। तीसरा, इट अलाउ वीट कल्टीवेशन एरिड रीजन विथ नो नीड फॉर इरिगेशन, बिना सिंचाई गेहूँ होगा। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, देखिए है ना, इतना भी अच्छी टेक्नोलॉजी अभी नहीं हो पाई है जिससे क्या हो बिना पानी के यहाँ पे गेहूँ हो जाएगा। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेनिफिट ऑफ सॉलिडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये इनहेंस प्लांट टॉलरेंस टू हीट एंड एरिड कंडीशन, यह फसलों को गर्म और शुष्क परिस्थितियों में अधिक सहनशील बनाता है। सही बात है। इंप्रूव करता है क्रॉप यील्ड को 50%। तो वर्तमान में जो एरिड रीजन में क्रॉप यील्ड होती है उसको 54% के आसपास को क्या करता है, यील्ड का, जैसे बाजरा हो, गुआर हो गया, है ना, तो इन सबको क्या करेगा 50% तक इसको इनहेंस कर सकता है। रिड्यूस करेगा नीड ऑफ इंटरनेशनल कोलाबोरेशन इन डिजर्ट एग्रीकल्चर रिसर्च, यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि रेगिस्तान आवश्यकता को कम करता है। देखिए ये सब इनकरेक्ट है। देखिए इंटरनेशनल कोलाबोरेशन तो हम बढ़ाएंगे तभी तो क्या होगा, हमारा और बेहतर काम हो पाएगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली हो जाएगा। अब ये अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, कभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था जिस वजह से हमने यहाँ पे MCQ देखा है कि पश्चिमी राजस्थान में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पे होने की हुआ है, टेस्ट हुआ है, आगे चल के इसको यूज किया जा सकता है। तो ठीक है,